अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा जो है वो टेस्ट नंबर 30 है, 32 है। ये भी पीपीएससी का प्रीवियस पेपर है, हेड मास्टर हेड मिस्ट्रेस का। तो सवाल करते हैं। इसका पहला सवाल है, द पार्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस आइटम डेट आस्क द क्वेश्चन आर पोजेस द प्रॉब्लम इज़। जो मल्टीपल चॉइस आइटम हमसे पूछा जाता है ना, तो उसकी जो स्टेटमेंट होती है, जो क्वेश्चन होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम स्टेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेम बोलते हैं, जो स्टेटमेंट होती है। और जो उसके ऑप्शन होते हैं, चॉइसेस होती हैं, उसको हम डिस्ट्रैक्टर बोलते हैं, यानी वो रॉन्ग आंसर। और एक तो होता है ना जो करेक्ट। करेक्ट जो होता है ना, इंसान 4 ऑप्शन है ना मल्टीपल चॉइस की, तो जो ठीक होगा उसको हम आंसर बोलेंगे, जो गलत होंगे उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रैक्टर बोलते हैं। अ सिस्टम इन विच ईच स्टूडेंट वर्क फॉर अ पर्टिकुलर ग्रेड। एक ऐसा सिस्टम जिसमें हर बच्चा एक ख़ास ग्रेड के लिए कोशिश कर रहा है, यानी मुझे ए ग्रेड लेना है अकॉर्डिंग टू एग्रीड अपॉन। ये तो ये क्या कहलाएगा? ये क्या इंडिविजुअल लर्निंग एक्सपेक्टेशन सिस्टम? तो यही बनता है। देखिए, वो एक एक्सपेक्टेशन रखी हुई है, इंडिविजुअल लर्न कर रहा है उसी एक्सपेक्टेशन पर पूरा उतरने के लिए। बाकी रिवाइज ऑप्शन सिस्टम, रिफ्लेक्टर, रिप्लेसमेंट ये नहीं है। टीचर हु यूज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मैचिंग एक्सरसाइज, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स इन आइटम आर यूजिंग। ये कौन सा टेस्ट होगा जिसके अंदर सच देता है? बात ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा जिसके अंदर हमने टिक टुक को लगाना होता है। हु इज़ फिलासफर? फिलासफर कौन होगा इन द ओरिजिनल सेंस वर्ड के अंदर? समवन हु स्टडी द स्टार, जो स्टार्स और प्लानट के बारे में पढ़ता है वो फिलासफर होता है। या वो बंदा जिसकी दिलचस्पी होती है कि सच क्या है, ये मॉरल वैल्यूज़ क्या हैं, वो फिलासफर होता है। या वो बंदा जो मोहब्बत करता है दनाई से, लव ऑफ विजडम, फिलासफी फिला एंड सोफिया, लव ऑफ विजडम, रिगार्डलेस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर के बाद बल्कि वो तो मोहब्बत करता है, दानाई से मोहब्बत करता है। तो ये वाला करेक्ट आंसर होगा। हमने फिलासफी इज अ ग्रीक वर्ड, फिला एंड सोफिया, फिला मीन लव एंड सोफिया मीन विजडम, तो लव ऑफ विजडम हम कहते हैं। 6 है, द टीचिंग टेक्निक इन्वॉल्व स्टूडेंट पोजिंग, यानी ऐसी टीचिंग टेक्निक जिसके अंदर स्टूडेंट इन्वॉल्व होती हैं, स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं और आंसर देयर ऑन क्वेश्चन, अपने आंसर क्वेश्चन को खुद आंसर करते हैं। ग्रुप में बैठे हैं ना, एक आंसर करता है, दूसरा उसका जवाब देता है। विद द टीचर रोल, टीचर वहाँ पे पैसिव है, और इंटर टीचर एक्टिव होने की वजह पैसिव है। तो ये कौन सा होगा? ग्रुप डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन में टीचर पढ़ा रहा होता है, पर सी एन इंटर, ये वाला होगा। ग्रुप डिस्कशन यहाँ पे यानी आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, उस्ताद यहाँ पे पैसिव होता है। विच इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ट्रू कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग वो होती है जहाँ मिलजुल के कर रहे होते हैं ना, तो कौन सी ट्रू कोऑपरेटिव लर्निंग नहीं है? कोलैबोरेटिव स्किल, तो कोलैबोरेटिव तो मिलजुल के करने वाली बात ही है। पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंट, यानी एक दूसरे पे डिपेंड करना, ये भी ठीक है। इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, कि हर बंदा बोलेगा नहीं तो उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी। कंपटीशन, तो जो जब कॉपरेशन होगा तो वहाँ पे कंपटीशन नहीं होगा, ये बिल्कुल उसको उलट बात है, ठीक है। टीचर हु यूटिलाइज क्वेश्चन डेट हैव वन आंसर आर यूजिंग, जिस वो टीचर ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर सिर्फ वन आंसर हो, एक कन्वर्जेंट बोलते हैं। जब हम किसी चीज़ का एक सोल्यूशन फाइंड करें, एक मुद्दे के पूछे, एक बात के ऊपर पहुँचना चाहें, तो उसे कन्वर्जेंट क्वेश्चन कहते हैं। टेस्टिंग इन विच स्कोर्स आर कंपेयर्ड विद द सेट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड इज कॉल्ड। तो जहाँ एक परफॉर्मेंस सेट स्टैंडर्ड यानी स्कोर को स्टैंडर्ड के मुताबिक देखते हैं, क्राइटेरिया। जहाँ स्टैंडर्ड की बात होगी वो क्राइटेरिया, जहाँ पर कंपैरिजन की बात होगी वो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होगा, ठीक है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर यूजफुल फॉर डिस्क्राइबिंग। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है? वो जो है हम एवरेज वगैरह फाइंड करने के लिए स्टैटिस्टिक्स के अंदर देखते हैं। तो रेंज तो ये आता है डिस्पर्शन के अंदर आता है, ये पहला वाला जो है। और ई स्कोर इन डिस्ट्रीब्यूशन, ये वाला एवरेज जो है ना, ये वाला इसका ठीक आंसर होगा कि हम सेंट्रल टेंडेंसी में एवरेज को देख रहे होते हैं। नॉलेज एंड स्किल्स, ये कौन कहते हैं नॉलेज एंड स्किल? यानी एसेंशलिज्म फिलॉसफी वाले नॉलेज एंड स्किल को अहमियत देते हैं। और एकेडमिक सब्जेक्ट वाज स्ट्रांगली, ये एकेडमिक सब्जेक्ट जो रिकमेंड करते हैं, ये एसेंशलिज्म वाले रिकमेंड करते हैं। ऑन्टोलॉजी वाले रियलिटी की बात करते हैं, तो ये डील करते हैं कि यूनिवर्सल क्या है। और इसके बाद जो है वो ऑन्टोलॉजी जो डील करती है वो रियलिटी के साथ, यानी इस सच्चाई के साथ, ट्रुथ हकीकत क्या है, यूनिवर्स, मैन, गॉड, ये सब आल ऑफ दीज होगा, ठीक है। नॉलेज गेन थ्रू इंसाइट, यानी अपने अंदर से जो नॉलेज आता है वो इसे इंट्यूटिव नॉलेज कहते हैं, वजदान, यकदम हमारे जहन के अंदर कुछ आ जाना। इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस द हेयरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज इज़ नोन एज, कि मैसेज को, अच्छा देखें ये बात याद रखें। कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर जब बात आए मैसेज डिलीवर की तो उसे कहते हैं इनकोडिंग, और जब आए मैसेज रिसीव करने की, यानी अंडरस्टैंड करना, उसको सुनना, तो उसको डी कोड कहते हैं। यानी उस वक्त हम सुनते वक्त डी कोड करते हैं, उस बात को समझते हैं। अली इज़ अ स्टूडेंट फिफ्थ, अली 5वीं ग्रेड का स्टूडेंट है। ही एक्सप्लेन टू हिज फादर डैट हिज
इस्लामिक स्टडी बुक नीड टू बी रिपेयर्ड, कि उसकी इस्लाम की स्टडी जो बुक है उसको रिपेयर होना चाहिए। ये किस चीज़ की एग्जांपल है? तो ये अपवर्ड कम्युनिकेशन, यानी वो अपने बच्चा 5वीं का अपने वालिद से बात कर रहा है, ऊपर ये अपवर्ड कम्युनिकेशन होगी। द बेस्ट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन व्हेन यू नीड स्पीड, जब हम आप चाहते हो कि आप कम्युनिकेशन ऐसे करें कि आप उसके अंदर आपकी स्पीड भी हो, आपको फीडबैक भी मिले, और आप वहाँ पे यानी मैसेज को एक्सेप्ट भी करें, मैसेज सेंड भी करें, और डिस्ट्रैक्शन भी कोई ना हो, आपकी कम्युनिकेशन जो है ना वो बहुत दूर तक भी जा सके, बहुत से लोगों तक जा सके। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज़ करना पड़ेगा कि एक टाइम में स्पीड भी हो, एक्यूरेसी भी हो, और बात बहुत सारे लोगों तक पहुँचाई भी जा सके। ये सारी डिस्ट्रैक्शन में ये इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द ओवरऑल गोल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन वो होते हैं ना जिसके अंदर हमारे पास वो स्पेशल बच्चे भी शामिल होते हैं। तो इंक्लूड ओनली चिल्ड्रन विद माइल्ड मॉडरेट डिसेबिलिटी इन जनरल एजुकेशन। जनरल एजुकेशन के अंदर डिसेबल स्टूडेंट को भी शामिल करना, वो शामिल है। लोअर फैमिली ये वाली चीज़ें नहीं है। सेरिब्रल पल्सी होता है, टिक के नहीं खड़े होते, जो जिन्हें कहते हैं हम, जो जिनका अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं होता। तो ये इम्पेयर्ड मसल कंट्रोल, वीक मेंटल मसल, ये पहले वाला इम्पेयर्ड मसल कंट्रोल इसका करेक्ट आंसर होगा। इनके जिनके अंदर जो टेक नहीं सकते हम, अथरा बाल नहीं कहते समटाइम मजाक में। 1 of 250 स्टूडेंट इज क्लासिफाइड एज एजुकेशनली ब्लाइंड। 250 बच्चों में, हर 250 बच्चे में एक जो होता है वो एजुकेशनली ब्लाइंड होता है। इन आर्डर टू लर्न, जानने के लिए दीज स्टूडेंट मस्ट रिलाई। तो इन बच्चों को किस चीज़ के ऊपर, इनको चाहिए कि करेक्टिव लेंस यूज़ करें, जिनका इस तरह का यानी कि आंखों का मसला होता है, तो वो कौन सा यूज, करेक्टिव लेंस, जो लेंस ठीक करते हैं। द टर्म लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट, ऐसे इन्वायरमेंट जहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, बड़ा ज़्यादा ना हो, तो हम कह सकते हैं कि ऐसे इन्वायरमेंट सेटिंग डेट इज़ एज नॉर्मल एज पॉसिबल, जितना नॉर्मल हो सकता है उतना हो। इसके अंदर इंटरेक्टिव, क्रिएटिव, ये बाकी सारे के अंदर कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन आ सकती है, तो नॉर्मल के अंदर तो कोई नहीं होगी। मोस्ट थ्योरीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आर बिल्ट इन अजम्पशन, जो तमाम जो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी बनाई जाती है ना, तो इस अजम्पशन से बनाई जाती हैं कि स्टाफ है फार्मर के स्टाफ की बात सुनी जाती है, स्टाफ की बात सुनी जाती है, फार्मर रिप्रेजेंटेशन है। तो ये कौन सी किस चीज़ पे, ये हमें डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ लेके जाना चाहता है कि जहाँ पे स्टाफ की बात सुनी जाती है, उसके मुताबिक थ्योरी बनाई जाती है। इसका मतलब है कि ये डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पे। द स्कूल हेड मास्टर यूज टू हैव अ कॉमन सेट ऑफ वैल्यू ड्यू टू। स्कूल हेड मास्टर के अंदर जो कॉमन सेट ऑफ वैल्यू कौन सी होनी चाहिए? सोशलाइजिंग ड्यूरिंग ट्रेनिंग, कि वो ट्रेनिंग के दौरान सोशलाइज, अर्ली ईयर ऑफ उसकी प्रोफेशनल प्रैक्टिस, गोज ऑफ ट्रेनिंग, सारी चीज़ें जो हेड मास्टर के अंदर होती हैं, होनी चाहिए। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर बेटर टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या चीज़ चाहिए? डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट प्रोसीजर टू अकम्प्लिश द डिज़ायर्ड टाइम मैनेजमेंट, यानी अच्छे टाइम को अच्छी तरह मैनेज करने के लिए क्या चीज़ हमें चाहिए कि उसको डिज़ाइन करें, इम्प्लीमेंट प्रोसीजर करें कि कैसे टाइम को मैनेज करना है। एंड द लाइफ टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस, डिसाइड व्हाट नीड टू बी चेंज टू हेल्प यू बाय इफेक्टिव इंस्टेड ऑफ बिजी, यानी सारी चीज़ें हमें टाइम मैनेजमेंट करने के लिए काम हमें करने चाहिए। द टर्म इज यूज फॉर पीपल हु वर्क एज अ लिंक बिटवीन लोअर एंड टॉप लेवल लिंक। टॉप लिंक, जो लोअर मैनेजमेंट हायर लेवल के दरमियान जो काम कर रहे होते हैं, लिंक दरमियान में डाल रहे होते हैं, वो मैनेजर होते हैं, यानी एडमिनिस्ट्रेशन इससे ऊपर होती है और नीचे इससे कौन होते हैं? सुपरवाइजर होते हैं। तो उनके दरमियान ये बात गुफ्तगू कर होते हैं। इंप्लीमेंटिंग पॉलिसी इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज जॉब ऑफ। पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर इसको किसकी जॉब है? ये जॉब है जी, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना मैनेजर का काम होता है, तो ये मैनेजमेंट का काम है। तो इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसी ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इज जॉब ऑफ, हम इसी को कहेंगे। बाकी आ तो सुपरवाइज़र भी सकते हैं कि उनका इम्प्लीमेंट करना, एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी हो सकता है, ऑल ऑफ दीज भी हो सकता है। और मज़ीद देखेंगे कि यहाँ पे जो है ना वो अगर वहाँ पे कहीं पे हमें एडमिनिस्ट्रेशन मिल गया तो हम वो कर लेंगे, सारे मिल गए तो सारे कर लेंगे। लेकिन जो हमारे पास मोस्टली जो प्रैक्टिसेस हैं ना वो हमारे पास यही कर रहे होते हैं, मैनेजर कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके बाद इट इज़ बेस्ड ऑन टोटल, अजान सुन लेते हैं मेरे एक। जी 27, it is based on total of all the process through which all the appropriate human and material resources are made available and made effective to achieve the purpose of organization। कि यानी यहाँ पे तमाम कोशिशें की जाती हैं कि तमाम जो ज़रूरी चीज़ें इंसान हैं, चाहे मटेरियल रिसोर्स हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल की जाएँ, मुहैया की जाएँ और इफ़ेक्टिव बनाया जाए। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन ही रिसोर्स भी मुहैया करना, सारे काम करना बड़े लेवल की बात है, तो यहाँ पे हम इसको एडमिनिस्ट्रेशन कह लेंगे। एवेल्यूशन इन टर्म्स ऑफ रिजेक्शन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ ओन एंड अदर वर्थ, किसी एवेल्यूशन इन टर्म्स ऑफ रिजेक्ट करना या एक्सेप्ट करना अदर उसकी वर्थ को, तो ये
परसेप्शन हो गया, किसी की हम बना लेते हैं अपने माइंड के अंदर कि ये इसको रिजेक्ट करते हैं, इसको एक्सेप्ट करते हैं, अपनी अपनी ज़ात की बुनियाद पे, अपनी वर्थ, अपनी एक्सपीरियंस की बुनियाद पे, तो परसेप्शन होता है इसे। ऑल डिसीजन मेकिंग इन द हैंड्स ऑफ स्टाफ मेंबर, तो स्टाफ मेंबर ही कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, तो यानी वो एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्वमेंट, तो लेजिस्लेचर एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगी। एवेल्यूएशन ऑफ द वर्क ऑफ सबऑर्डिनेट इज अगेंस्ट ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड इज कॉल्ड एवेल्यूएशन ऑफ द वर्क ऑफ सबऑर्डिनेट्स। सबऑर्डिनेट्स जो हैं वो अगेंस्ट ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड, ये वर्क ऑफ सबऑर्डिनेट अगेंस्ट ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड, तो जो ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड के अगेंस्ट है ना, ये लेजिस्लेचर एडमिनिस्ट्रेशन है। यानी अब जो स्टैंडर्ड ये नहीं है, स्टैंडर्ड तो डेमोक्रेटिक है, लेजिस्लेचर स्टैंडर्ड नहीं है कि आप वो वाले सारे फैसले करें। एनी एडमिनिस्ट्रेटर डिक्टेशन इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर एंड जॉब असाइनमेंट इज़ ट्रू। तो एनी एडमिनिस्ट्रेशन डिक्टेशन जहाँ होती है वो अथॉरिटेरियन होती है, कि ये लोग अपनी मर्ज़ी के फैसले खुद करते हैं, किसी की नहीं सुनते। लीडर पर्सनली इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ द सबऑर्डिनेट, वो पर्सनली इवैल्यूएट करता है अपने सबऑर्डिनेट्स की परफॉर्मेंस, तो ये भी अथॉरिटेरियन होगा कि वो खुद ही करेगा, बल्कि ये डेमोक्रेटिक होनी चाहिए। देयर इज स्पॉन्टेनियस इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस बाय अदर कोलीग्स विद नो अप्रेजल सिस्टम, यानी जहाँ पे स्पॉन्ट इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस बाय अदर कोलीग्स, दूसरे कोलीग्स की जो है वो परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना विद अप्रेजल, कोई इसके अंदर कोई अप्रेजल, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं था, ये इस तरह में से ये भी लेजिस्लेचर ही बनता है। यानी यार मुझे ये स्टेटमेंट थोड़ी ना हट के लग रही है। देयर इज स्पॉन्टेनियस एवेल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस, स्पॉन्टेनियस एवेल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस की एवेल्यूएट करना रेगुलरली बाय अदर कोलीग्स, दूसरे कोलीग के ज़रिए विद नो अप्रेजल सिस्टम, यानी मेरे खुद से ही है, एडमिनिस्ट्रेशन इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, तो ये लेजिस्लेचर ही होगा, खुद ही अपने आप को एवेल्यूएट कर रहे हैं। एन एबिलिटी ऑफ टेकिंग डिसीजन इन सोशल साइट एक्शन टू प्लान ऑर्गेनाइज एक्शन एंड इन सो डूइंग टू अवेयर कॉपरेशन को एबिलिटी टू टेक डिसीजन इन सोशल स्टेट, ये काबिलियत कि वो फैसला कर सकें सोशल साइड के एक्शन, टू प्लान करें, ऑर्गेनाइज एक्शन करें, एंड इन सो डूइंग टू अवर्क कॉपरेशन को बढ़ाएं। तो आई थिंक ये लीडरशिप होगा, जो डिसीजन भी लें, कॉपरेशन को भी बढ़ाएं, ऑर्गेनाइज भी करें, ये लीडरशिप होगा। हेडमास्टर स्कूल वाइड डिवीजन ऑफ वर्क इज़ नॉन एज, तो हेडमास्टर जो है वो जो डिवीजन ऑफ वर्क करता है, ये जॉब स्पेशलाइजेशन होता है कि आपने ये करना है। जब डिवीजन ऑफ वर्क क्या है ना, वो जॉब स्पेशलाइजेशन है, आपने ये करना है, आप ये करना है, इस तरह कहते हैं। द राइट ऑफ डिसीजन मेकिंग डायरेक्ट टू वर्क ऑफ अदर इन स्कूल इज़ कॉल्ड, तो जो राइट ऑफ डिसीजन मेकिंग जो स्कूल के अंदर होता है, डायरेक्ट टू वर्क ऑफ अदर, दूसरों को काम के लिए कहना कि आप ये काम करो, ये अथॉरिटी होती है, जिसके बाद अथॉरिटी होगी, ये डिसीजन मेकिंग भी कह सकती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, द राइट ऑफ डिसीजन मेक करना, एंड डायरेक्ट टू वर्क अदर्स, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दूसरों को भी देना, भाई तुम ये काम करो, फलां बंदा ये काम करें, यानी दूसरों को काम देना, डायरेक्ट करना, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ड्यूरिंग स्कूल आवर द पेरेंट्स शुड डायरेक्टली कंटेक्ट टू, स्कूल आवर के दौरान जो पेरेंट्स हैं उनको किसके साथ रब्ता, हेड टीचर के साथ रब्ता करना चाहिए, क्लास में नहीं घुस जाना चाहिए उस्ताद के पास। नॉन पुनिटिव, यानी नहीं मारा बच्चों को, रिस्पॉन्स गेट बैक स्टूडेंट ऑन टास्क, इसको कहते हैं माइल्ड रिस्पॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? माइल्ड रिस्पॉन्स, यानी कि कोई नहीं, नॉर्मल सा रिस्पॉन्स है कि उसने मारा नहीं है, उसको बच्चे से पूछा है टास्क के हवाले से, और रिपीमेंडिंग थोड़ी बहुत उसकी तबीयत साफ़ की है, तो ये वाला सवेयर रिस्पॉन्स के अंदर आ जाएगा कि बच्चे से पूछ गुछ की है इन ऑर्डर टू क्लासरूम को बेहतर करने के लिए। एक्टिव लिसनिंग, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन स्कूल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व, तो लिसनिंग ओनली, पैराफ्रेजिंग, आस्किंग, एक्टिव कम्युनिकेशन तो यही होती है कि एक्टिव लिसनिंग, जहाँ पे पैराफ्रेजिंग, आस्किंग क्वेश्चन कर रहे होते हैं, पैराफ्रेजिंग यानी बात हो रही होती है, बात सुनी नहीं जा रही होती है। एक्टिव कम्युनिकेशन सुनना ही नहीं बल्कि दोनों तरफ से पूछना भी है। थ्योरी XY जो है वो MC ग्रेगर ने ये दी थी, मोटिवेशन थ्योरी। और रिसर्चर कलेक्टेड सैम्पल फ्राम मैनी स्टूडेंट अवेलेबल इन स्कूल, सैंपल लेता है बहुत से लोग जो स्कूल में, यानी ये कन्वीनियंस सैम्पलिंग है कि जो उसमें स्कूल में जो उसको सामने से मिल जाता है उससे ले लेता है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग होगा। मिसकंसेप्शन डेट ऑल एरियाज हैव बीन नोन, ये मिसकंसेप्शन कि सब कुछ मैं जानता हूँ, ये किस वजह से हो? ड्यू टू प्रॉब्लम एब्सेंस, कि उसको प्रॉब्लम कोई नहीं, तभी वो कहता है मुझे सब कुछ पता है। ड्यू टू अनलिमिटेड प्रॉब्लम, कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, यानी एक साइकोलॉजी का सवाल है। मिसकंसेप्शन डेट ऑल एरियाज हैव बीन नोन एज, तो ये मिसकंसेप्शन के सब कुछ मैं जानता हूँ, ये होता है ड्यू टू अनलिमिटेड प्रॉब्लम, यानी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है
और फिर इन तरह प्रॉब्लम को देखते ही साइकोलॉजी का कुछ सवाल है, साइकोलॉजिकल टर्म है कि जब ज़्यादा बहुत सारे प्रॉब्लम होता है तो बंदा ये समझने लग जाता है कि ये तो मुझे पता है। तो ड्यू टू अनलिमिटेड प्रॉब्लम जो है ना, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिस्क्राइब एंड इंटरप्रेट्स, ये व्हाट इज़, यानी ये करंट स्टेटस को बताता है ना, व्हाट इज़ क्या है, ये इसकी वजह क्या है, तो ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है। इम्प्लाइज आर लेजी, ये लेजी जो होती हैं वो थ्योरी एक्स के अंदर होती हैं, एक्टिव थ्योरी वाई के अंदर होती हैं। डिसीजन आर मेड बाय द लीडर आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ सिलेक्टेड, डेमोक्रेटिक है जहाँ बाकियों के साथ कंसल्ट करके फैसला लेते हैं। हेडमास्टर रोल ऑफ एकेडमिक गाइडेंस एंड असिस्टेंस, हेडमास्टर का जो रोल है वो एकेडमिक ने गाइड भी करना, असिस्टेंस प्रोवाइड करना। तो ये हेडमास्टर का कौन सा रोल है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव रोल है, सुपरवाइजरी रोल है, मैनेजमेंट रोल है, या आल है। एकेडमिक गाइडेंस, एजुकेशन मतलब गाइड करना और असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो यहाँ में वैसे बेस्ट तो ये होता है सुपरवाइजरी रोल, हम कहते हैं हेड मास्टर को। लेट्स सी देखेंगे। द मेंटल एंड इमोशनल रिएक्शन ऑफ ए पर्सन टू हिज और हर जॉब चीयरफुलनेस। मेंटल एंड इमोशनल, जो मेंटल इमोशनल की बात आ गई तो इसका मतलब है कि ये वाला किस चीज़ के, मोटिवेशन के साथ ताल्लुक है। मेंटल एंड इमोशनल रिएक्शन, यानी अब आप किसी को मोटिवेट करते हो तो उसके बाद उसके मेंटल इमोशनल उसका रिएक्शन उसके बाद क्या आता है, यानी वो कि हर जॉब चीयरफुलनेस के बाद में किसी को मोटिवेट, मेरे स्टूडेंट थे सर जी आप ज़्यादा ना पढ़ाएं इंग्लिश का, और हमें पहले उर्दू वाले ने 10 दे दिए हैं, फिर खुलासे दे दिए थे क्या चीज़ थी, तो मैंने उन्हें समझाया इस तरह करो, फिर बाद में कहते सर जी 10 की बजाय 15 दे देना, अब हमें टेंशन कोई नहीं है। तो यानी मोटिवेट करने से अगला बंदा जो है वो तैयार हो जाता है, उसको उसको रंगीन ही नज़र आने लगा, उसको लगने लग जाता है हलवा है यार, ये काम ही कोई नहीं है। इनफार्मल ग्रुप्स कैन वर्क इफेक्टिवली एफिशिएंटली इन ऑर्गेनाइजेशन वाज फाइंडिंग ऑफ। तो इनफार्मल जो ग्रुप हैं ये बेहतर का, ये ह्यूमन रिलेशनशिप है कि ह्यूमन रिलेशनशिप थ्योरी क्या कहती है कि देखिए जहाँ फार्मल रिलेशन होता है ना, तो वहाँ पर एक बॉसी टाइप आदमी होता है जो उनको डायरेक्ट करता है ये करो वो करो। जहाँ इनफार्मल रिलेशन होगा, तो इनफार्मल रिलेशन यानी कि सब आपस में घुले मिले हुए हैं, सब आपस में दोस्ताना ताल्लुक़ है, तो वहाँ वर्क इफेक्टिवली एफिशिएंटली ज़बरदस्त हो सकेगा। ये ह्यूमन रिलेशन वाला कहते हैं कि इस तरह ये बॉस बूस के चक्कर नहीं होना चाहिए। प्लानिंग ऑफ ए प्राइमरी स्कूल कैन बी कॉल्ड, तो ये इंटरमीडिएट लॉन्ग इम्पेरेटिव प्लानिंग कहते हैं, थोड़ी जो ज़रूरी प्लानिंग हो, जो जल्दी में हो, शॉर्ट टर्म के लिए हो। तो प्राइमरी लेवल पे प्लानिंग पे अगर हम 10 साल लगा देंगे तो प्राइमरी करके चले गए ना, तो ये प्राइमरी लेवल पे प्लानिंग फौरी होनी चाहिए, इम्पेरेटिव प्लानिंग बोलेंगे। द टर्म सोल्डिंग कहते हैं कि जो लोग होते हैं ना, ये टर्म इस्तेमाल की थी फ्रेडरिक टेलर ने, और इसके अंदर वो कहता था कि जो एम्प्लॉइज़ हैं ना, ये अपनी कैपेसिटी से कम काम कर रहे थे, जितनी इनकी कैपेसिटी होती है, हिम्मत होती है, उससे कहीं कम काम करते हैं, तो इन लोगों को उनको काम पे लेके आए। तो फ्रेडरिक टेलर ने टर्म इस्तेमाल सोल्डिंग वाली, पोस्ट कॉर्ब गुलिक ने दिया था, और इसके अंदर 7 चीज़ें हैं। सी कोऑर्डिनेशन होता है, द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूरोक्रेसी जो है वो वेबर ने दिया था, यानी ब्यूरोक्रेसी जो ये है ना, ब्यूरोक्रेसी थ्योरी, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी, तो ये वेबर ने दी थी। डेल्फी टेक्निक एंड डिसीजन मेकिंग इज पार्ट ऑफ, डेल्फी टेक्निक होता है कि डिसीजन मेकिंग में सारे मिलजुल के लें डेमोक्रेटिक की तरह, तो यानी वहाँ पे शेयर डिसीजन मेकिंग मॉडल है कि ऐसे डिसीजन लिए सब मिल के डिसीजन लें, और उस ऐसे डिसीजन ले जिसके फ्यूचर के अंदर सम कंसिक्वेंसेस भी अच्छे हमें नज़र आ रहे होंगे, ये करेंगे तो अच्छे इसके नतायज अच्छे होंगे। लीडर्स आर बर्न नॉट मेड, ये ग्रेट मैन थ्योरी कहते हैं, इसको लगा तो लूँ, पीछे भी तो कोई नहीं छोड़ा, ओहो ये भी मैंने छोड़ दिया, और तो कोई नहीं छोड़ा, तौबा सारे छोड़ ही जा रहा था, बताते नहीं आप लोग। लीडर्स आर बर्न नॉट मेड ग्रेट मैन हो गया जी। व्हेन नासिर सन एक्सप्लेन हिज कार एक्सीडेंट इन सच अ वे डैट ही इज़ नॉट एट फॉल्ट, ऐसे वो अपना उसने वाक़या बताया कि जी कार जो एक्सीडेंट था मेरी वजह तो थी कोई नहीं है। तो अब ये बड़ी कंपनी का ये फिल्टरिंग हो गई है, इसमें चीज़ें निकालता गया, अपना कसूर नहीं करना। अच्छा, ये अली वाज जस्ट टोल्ड बाय हिज मैकेनिक डैट इट विल कॉस्ट 1,00,000 टू फिक्स हिज कार, कि 100,000 उसे रिक्वायर हैं अपने 10,000 से रिक्वायर है अपनी कार को रिपेयर करवाने के लिए। अली इज़ अपसेट, अली बड़ा परेशान हो गया है। अली बॉस कॉल्स हिम टू आस्क हिम टू कम सी हिम इन द ऑफिस, और अली के बॉस की इधर से पहले वो परेशान बैठा कि 10,000 मांग लिए हैं, कार रिपेयर कैसे करवाऊँ, इधर से कॉल आ गई उसके जो है ना वो बॉस की कि मुझे आके मिलो। अब अली का बॉस जो है वो इज़ गोइंग टू प्रमोट, वो अली को प्रमोट करना चाहता है, जबकि अली सोच रहा है कि आज मैं लेट हो गया हूँ तो जो मेरा है ना अली ये जो है ना मुझे आज जॉब से निकाल दिया जाएगा। अली मिसअंडरस्टैंडिंग दिस ड्यू टू विच बैरियर ऑफ, अली की मिसअंडरस्टैंडिंग किस वजह से है,
तो ये उसके इमोशन है, इमोशन की वजह से मिस है। मतलब वो बेचारे के पास 10,000 रुपये नहीं है, वो लेट हो गया है, वो बड़ा टेंशन में है, इमोशनली परेशान है, तो इधर से वो भी कॉल आ गई। तो ये जो उसकी ये मसला है, ये इमोशन का मसला है। When communication cross culturally, you can minimize misunderstanding by जो जब क्रॉस कल्चरली कम्युनिकेशन हो रही हो, यानी क्लास के एक कल्चर से दूसरे कल्चर के अंदर कम्युनिकेशन हो रही है, तो इसको मिसअंडरस्टैंडिंग को कैसे कम किया जा सकता है? ट्रीटिंग योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज हैपनिंग मीट हाइपोथेसिस रादर देन एज फैक्ट, टेकिंग इट एज फैक्ट, ट्रीटिंग एज अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज़ है। मेरे ख्याल ये पहले वाला ऑप्शन ठीक है कि जब दो गाँव के या दो कल्चर के दरमियान कम्युनिकेशन हो रही है। अब एक कल्चर से मुराद क्या होता है कि उनका रहने सहने का अंदाज़ मुख्तलिफ है, दूसरे का मुख्तलिफ है। अब दो कल्चर के लोगों में कम्युनिकेशन हो रही है, तो उनके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग को कम कैसे किया जा सकता है? वो इस तरह किया जा सकता है कि अंडरस्टैंड किया जाए कि हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। मीन हाइपोथेसिस रेदर देन एज फैक्ट, फैक्ट की बजाय हाइपोथेसिस को देखें, हो सकता है कि वहाँ चीज़ें कुछ मुख्तलिफ हों। पहले वाला ऑप्शन होगा, फिर भूल गया था। अच्छा जी, सिलेक्शन ऑफ वन ऑफ द अल्टरनेटिव अमंग मैनी इज कॉल्ड, एक अल्टरनेटिव अब बहुत से में से तो डिसीजन मेकिंग कहते हैं। मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी विच इज़ हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द लेवल ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन ऑफ टीचर वाज डेवलप्ड बाय, ये हाइजीनिक फैक्टर हर्ट्सबर्ग ने दी थी, जिसके अंदर दो फैक्टर्स ने कहा थे। रियलिस्ट स्कूल के अंदर क्या आता है, करिकुलम वुड बी फोकस रैदर शार्पली ऑन, तो ये बिहेवियरल, ये रियलिस्ट वाले ने बिहेवियरल साइंसेज वाले को ज़्यादा अहमियत देते हैं ह्यूमैनिटी या बाकी चीज़ों की निस्बत। इन एड्रेसिंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द करिकुलम, प्रैग्मैटिस्ट टीचर वुड मोस्ट लाइकली, प्रैग्मैटिस्ट क्या कहते हैं, इनकरेज स्टूडेंट टू एड्रेस इट एज दे बिलीव दे शुड, हम वो कहते हैं स्टूडेंट ऐसे करे जैसे उनका दिल करता है। आइडियाज़ वाली बात तो बिल्कुल नहीं करते, यही होगा पहला। ओबीडियंस, ये जो पहले बात ही आ गई है ना कि जो बड़े ताबेदार होते हैं ना, तो ताबेदार से आइडियलिज्म वाले होते हैं, मजहबी लोग होते हैं, ये हाथ बांध के खड़े होते हैं, मतलब बाकी इसका सवाल करते हैं, स्कॉलरशिप रूल्स नॉर्म्स की बात ये आइडियलिस्ट वाले करते हैं। एम्फसाइजेस गिवन तो लेक्चर मेथड वाले, पैनलिज्म वाले लेक्चर मेथड को करते हैं। हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप आप इसे इंटीग्रेशन कहते हैं, दो सब्जेक्ट का आपस में रिलेशनशिप जो है, हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप जो होगा उसको हम कह रहे होंगे। अकॉर्डिंग टू जनरल फिलासफी वैल्यू आर ड्राइव्ड फ्रॉम, वैल्यूज़ कहाँ से ड्राइव की जाती हैं? थिंग्स, चीज़ों से, रिलेशन से, स्पिरिट से, एक्ट से और आइडियाज़ से, सभी से। वैल्यूज़ तो कहीं से भी निकल सकती हैं चीज़ें। वैल्यूज़ आर क्रिएटेड एज ए रिजल्ट ऑफ सोशल ह्यूमन इंटरेक्शन, वैल्यूज़ क्रिएट होती हैं कि इंसानों सोशल ह्यूमन इंटरेक्शन से। तो ये किसकी है जी? प्रैग्मैटिज्म फिलॉसफी है। वैल्यूज़ आर क्रिएटेड एज रिजल्ट ऑफ सोशल की बात जिन्हें ये प्रैग्मैटिस्ट वाला ही करते हैं, तो प्रैग्मैटिस्ट फिलॉसफी होगी। ऑथेंटिक नॉलेज इन रियलिज्म ऑथेंटिक नॉलेज वो होता है जो सेंसेस से लिया जाए, तजर्बे से लिया जाता है, वो एम्पिरिकल नॉलेज हो गया। द अवर राइडिंग पर्पस ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग एग्जिस्टेंशियलिज्म के नज़दीक क्या है कि हेल्प द यंग बिकम, हाँ वो फुली ऑथेंटिक पर्सन, वो खुद अच्छा बन सके, खुद ऑथेंटिक बन जाए, ये वाली होनी चाहिए। स्किल दैट कैन बी अप्लाइड विदाउट कॉन्शियस थाट आर कॉल्ड, जो विदाउट कॉन्शियस थाट की स्किल अप्लाई होती है इसे ऑटोमेटेड बेसिक स्किल कहेंगे, ठीक है। कॉन्शियस वाली होती है, फिर कॉग्निटिव होती है, विदाउट है तो ऑटोमेटिक, यानी खुद ब खुद उसके अंदर है। परसेप्शन में भी बेस्ट बी टॉट ऑफ है, परसेप्शन इसे कहते हैं द मीनिंग वी अटैच टू सेंसरी इन्फॉर्मेशन कलेक्शन ऑफ सेंसेशन। वो परसेप्शन वही होता है कि हमने जो मीनिंग दिए होते हैं ना खुद से, यानी किसी चीज़ के बारे में देखा और उसके बाद हमने मीनिंग दे लिए, तो सेंसेशन तो नहीं, एहसासात की तो नहीं होता, ये पहले ही हो जाए मीनिंग वी अटैच। Comprehension should precede memorization, so one of the best strategy for helping your student learn their material is to make it, तो यानी comprehension कहते हैं, comprehension समझना, should precede memorization, memorize, so one of the best strategy for helping your student, अपने स्टूडेंट की मदद करना, learn their material का अपना मटेरियल को, ये मीनिंगफुल यानी ऐसे कह सकते हैं कि एक तो यानी बच्चे को चीज़ समझानी जो उसके लिए ज़रूरी है, जो मटेरियल उसके लिए ज़रूरी है, कौन सा जो मीनिंगफुल इसका आंसर ये बन सकता है, बाकी सारे अजीब से थे। अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब पीपल अवेयरनेस ऑफ देयर ओन इंटेलेक्चुअल फंक्शन एंड मॉनिटरिंग ऑफ हाउ इफेक्टिव दे आर लर्निंग इज कॉल्ड, तो टर्म यूज जब हो ना बात किसी चीज़ के ऊपर, यानी यहाँ पे देखें अवेयरनेस ऑफ देयर ओन, अपने ही इंटेलेक्चुअल के ऊपर सोचना, अपने ही बारे में खुद सोचना, मॉनिटर करना, खुद ही सारा कुछ कर रहा है, तो ये मेटाकॉग्निशन है। थिंकिंग अबाउट थिंकिंग किसी चीज़ के ऊपर सोचना, आप अपने जहन के बारे में खुद सोच रहे हैं। मिस्टर शराज बिगिनस हिज साइंस क्लास बाय मिक्सिंग बेकिंग सोडा विद विनीगर, मिस्टर शराज अपनी क्लास को बता रहा है कि मिक्सिंग, ये आपस में मिक्स तरह को, टेल स्टूडेंट को एक्सपेरिमेंट एट द स्टेशन, के अपने घर जाके भी अपने एक्सपेरिमेंट करना है और वैल्यू को रिकॉर्ड करना है, कल मुझे बताना है कि आपकी वैल्यू क्या आई, तो ये गाइडेड डिस्कवरी होगा, इसमें बताया गया है कि आपने ये करना और उन्होंने खुद वो करना है।
ड्राइंग कंक्लूजन बाय अप्लाइंग रूल्स और प्रिंसिपल, ये डिडक्टिव हो जाएगा। वो बात की थी ना मैंने कि कंक्लूजन की जब बात होगी ना रूल्स की अप्लाई करने में, कंक्लूजन ये डिडक्टिव रीजनिंग होगा। स्टूडेंट हु लाइक टू स्टडी विद म्यूजिक ऑन आर डेमोन्स्ट्रेटिंग एन एग्जाम्पल, तो स्टूडेंट हु लाइक टू स्टडी विद, वो बच्चे जो म्यूज़िक के साथ पढ़ना पसंद करते हैं, वो किस तरह, उनको सेल्फ इंस्ट्रक्शन बोलेंगे, सेल्फ लर्निंग, सेल्फ इंस्ट्रक्शन, अपने खुद है, उनको म्यूज़िक के साथ पढ़ना या म्यूज़िक को पसंद करते हैं तो इनका अपना सेल्फ इंटरेस्ट है, कोई किसी ज़बरदस्ती नहीं की। When teacher of regular education class have several children with disability, अगर एक बच्चा, एक टीचर क्लासरूम में पढ़ा रहा है, रेगुलर पढ़ा रहा है, उसके बच्चे वहाँ पे बहुत सारे डिसेबल्ड हैं और डे आर इन, तो वो किस में है, तो वो ये जो होती है ना, मतलब एक ऐसी क्लास, मेजर क्लास, यानी स्कूल में मेजर टाइम के अंदर वहाँ पे क्लास है, बाकी सारे नॉर्मल बच्चे भी शामिल हैं और वहाँ पे मेजर, वहाँ बच्चे डिसेबल हैं, तो इसे वैसे ये क्लास मेन स्ट्रीम में क्लास होगी, मेन स्ट्रीम में, ये सुबह के टाइम जो है एक पीक टाइम पे जो क्लासेस चल रही होती हैं। मिसेस समीना क्लास है प्रैक्टिस द फायर ड्रिल, सो मैंने, उसने जो ना फायर ड्रिल नहीं होता, वो अलार्म जो होता है वो आग वाला, इतनी दफ़ा प्रैक्टिस करवाया है कि बच्चों को अब एग्जैक्टली जैसे ही वो बजेगा तो बच्चों ने किस तरफ भागना है, कौन कौन से रूट से भागना है, ऑटोमेटिकली बच्चों को पता चल गया क्या है, ये क्लासिकल कंडीशनिंग है। याद है क्लासिकल कंडीशनिंग में हम बार बार एक चीज़ होती है तो वो चीज़ हमारे बिहेवियर के अंदर आ जाती है, तो इस तरह इनको बार बार सिखाया, जब भी ये बजना तो आपने अंधाधुंध भाग पड़ना है, आग लगे ना लगे तुसी नस जाना। A teaching approach that is based on the assumption that given enough time and proper instruction student can attain any learning objective is called अप्रोच डेट इज बेस्ड ऑन अजम्पशन डेट, ने किसी चीज़ को इतना ज़्यादा टाइम दो, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन को बार बार करो कि आप उसके मास्टर बन जाए, वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव अचीव कर ले, तो मास्टरी लर्निंग इसको बोलते हैं। स्टूडेंट हु आर टाट बाय देयर टीचर टू सेट देयर ऑन गोल, कि अपने स्टूडेंट को पढ़ाया गया, उसको बताया गया अपने गोल खुद सेट करो, मॉनिटर करो, एवेलुएट करो अपनी प्रोग्रेस को, ऑन अपने आप को खुद री इन्फोर्स करो, तो ये सेल्फ मैनेजमेंट हो जाएगा ना, खुद ही सारे काम करने हैं भाई आपने, सेल्फ मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है। नेल्सन मंडेला, ये साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट था 1993 में बना। कंट्री बर्मा जो है वो म्यांमार जो है इसका नाम भी है। कैपिटल रशिया को मास्को इसका कैपिटल है। 1939 से 1945 तक सेकंड वर्ल्ड वार हुई थी और अबुल बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कहा गया था। खुशूर रहमान जो है ये ब्राइडल ऑफ द कुरान भी कहा जाता है। शिंटोइज़्म जापान का ये मज़हब है शिंटोइज़्म। इमाम अबू हनीफा जो थे वो फ़िलासफ़र, जो ये जज थे, जो इंसाफ करने वाले थे, लोग इंसाफ करते थे। अल्लामा इकबाल जो ना वो जो कैम्ब्रिज और हिडनबर्ग इन दो यूनिवर्सिटियों से पढ़े हुए हैं, जर्मनी में पढ़े थे ना, और इसके अलावा यूके से पढ़े थे। विच आर द फॉलोइंग रिवर इन पंजाब ऑफ पंजाब एसोसिएट विद सोनी माहिवाल, ये सारे जो है ना वो दूसरा क्या बोलते हैं, हीर रांझा भी इसी के साथ थे, सोनी माहिवाल भी चनाब के साथ थे। मंगू पीर ये फेमस है जी। सल्फ़र स्प्रिंग, मुझे बताइएगा ये मंगू पीर क्या चीज़ है और कैसे ये सब सल्फ़र स्प्रिंग के साथ इसका है। ऑनेक्स इज़ काइंड ऑफ, ये भी मार्बल, ये भी पता नहीं, मैंने पहली दफ़ा पढ़ा है जी। करेंटली हाउ मैनी कंट्रीज़ होल्ड द स्टेटस ऑब्जर्वर स्टेट, टोटल ना यूएन के अंदर 195 मुल्क हैं, 2 उसके अंदर ऑब्जर्वर है, एक वेटिकन सिटी और एक जो है वो वेटिकन सिटी और दूसरा सूडान है, नहीं यार सूडान तो दूसरा हो गया था, एक वो है वेटिकन है और एक और कंट्री है, ठीक है, तो वो ऑब्जर्वर स्टेट के अंदर हैं 2, बाकी इस तरह में एक्सेप्टेड है। नियरेस्ट प्लानट टू अर्थ, अर्थ के नज़दीक जो है वेनस सबसे करीब है। अर्थ और सन के दरमियान जो विंटर के अंदर ना जो डिस्टेंस होता है ज़्यादा हो जाता है, तभी तो हमें सर्दी लगती है। मार्ग सिनोनिम टैलेंट की जो सिनोनिम है ना, सिनोनिम बोला था टैलेंट का, तो वो है जी सिनोनिम एबिलिटी काबिलियत, ठीक है, टैलेंट काबिलियत। उसके बाद है चूज द करेक्ट सेंटेंस। शी इज़ द सोल सर्वाइवर ऑफ द ट्रेजेडी, शी इज़ द सोल सर्वाइवर ऑफ द ट्रेजेडी, शी इज़ द सोल, यहाँ स्पेलिंग की देख लेना, बाकी लिखा हुआ है इस तरह, शी इज़ द सोल सर्वाइवर ऑफ द ट्रेजेडी। बहरहाल ये लगा रहा हूँ, देखा जाएगा। फिल्दी कहते हैं गंदे को, गंदा, और एंटोनिम इसको उलट क्या हो जाए, क्लीन हो जाएगा। अच्छा, x-4 इज इक्वल टू 11 और x-8 की वैल्यू मालूम करनी है, तो x-4 इधर नफ़ी हो रहा है, इधर आके जमा हो जाएगा, 15 हो गया, x इक्वल 15 आ गया, तो x इक्वल 15 आ गया, तो इधर हम जाके ना फिर x की वैल्यू पुट करें तो 15 में से 8 गया तो 7 में बच जाते हैं,
तो ये 7 आ जाएगा। वट इज़ द हाफ वे बिटवीन 103 103 और 300? 103 जमा 3 100 301 जमा 103, इन दोनों को जमा करो तो कितने बन गए? 404, तकसीम 2 कर दो, 202। ये आंसर आ गया। ओए होए गूगल वाले ये बहुत तंग करते हैं। क्या कहते हैं? बाईसाइकिल जी तलाश करो। ये बाईसाइकिल, ये भी बाईसाइकिल है, ये भी बाईसाइकिल है। शुक्र है पहली दफ़ा ये जो ना 96 4 गलती तो मेरा ठीक, तो ये तो होना ही नहीं ना, पता नहीं कि जिस दिन मेरे 100 के 100 ठीक हो जाए। क्या कहता है इसका जी? द राइट ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड डायरेक्ट द वर्क ऑफ अदर इज स्कूल इज द राइट ऑफ डिसीजन मेकिंग। अच्छा, कोई किसके पास है कि वो फैसला कर सके और दूसरों को डायरेक्ट भी? अथॉरिटी वाला बंदा ही करेगा ना। ये मैंने समझा ही नहीं है। द राइट ऑफ डिसीजन मेकिंग, कि वो बंदा जो फैसला लेने के काबिल भी है और दूसरों को जो है डायरेक्ट द वर्क ऑफ अदर, दूसरों को कहता है भाई ये काम करो, तो वो अथॉरिटी वाला बंदा तो वो कह सकता है। साढ़े वर्ग के गरीब बंदे की मजाल है किसी ने ऑर्डर कर सकिए। मेरा गलत था जी वो। हेडमास्टर रोल अकेडमिक गाइडेंस एज टू ऑल ऑफ दी एडमिनिस्ट्रेटर। चलो हेडमास्टर के सारे रोल है, सुपरवाइज़र भी, मैनेजर रोल भी है, एडमिनिस्ट्रेटर रोल भी है। हेडमास्टर जो है ना वो सारे काम करेगा। आज लगा लो जी। अल्लाह 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 अल्लाह। स्टूडेंट हु लाइक टू स्टडी विद म्यूज़िक, तो ये क्या होगा? लर्निंग प्रेफरेंस होगी। यानी एक बच्चा जो है ना वो स्टडी करना चाहता है म्यूज़िक के ऊपर, तो ऑन द डिमॉन्स्ट्रेटिंग एन एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ इंस्ट्रक्शन, खुद को पढ़ाना होता है, पढ़ा कर रहता है, उसकी प्रेफरेंस है कि म्यूज़िक के ऊपर उसने करना है, लर्निंग प्रेफरेंस होगा। नहीं, मैंने ये भी गलत लगाया आज, सेकंड टाइम हो गई, थक गया हूँ। जी ये क्या कहता है? चूज द करेक्ट आंसर, शी इज़ द सोल सर्वाइवर ऑफ। सारी स्पेलिंग सभी की ठीक है, पता नहीं किसे। चलो खैर इसको छोड़े, ये सब का ही ऐसे ही है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह।